पहले रोड का सुविधा आपका बढ़िया था, बिजली का सुविधा बढ़िया था। बिजली या रोड बनावे से बिहार का विकास हो जाता है। बिहार का विकास तो बिहार का विकास कुछ ही होता है। जब तक कल कारखाना बिहार में नहीं लगेगा तब तक बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का विकास नहीं हो सकता। हाँ, ये तो हम बोलेंगे नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, ये सबके कारखाना का मैटर पे कुछ नहीं किया है। आप लोग युवा हैं तो रोजगार चाहिए कि सड़क और बिजली चाहिए? रोजगार भी चाहिए भैया। इस्लामपुर विधानसभा का विधायक माननीय राकेश रोशन जी आरजेडी से आते हैं। 1.5 वर्ष हो गया इस्लामपुर में कोई भी कार्यक्रम किए होंगे इस्लामपुर की जनता के लिए, इस्लामपुर के युवा के लिए? अगर वो किए हैं तो एक आध कार्यक्रम का नाम बता दें कि हाँ युवाओं के लिए 1.5 साल हो गया हमने युवाओं के लिए कार्यक्रम चलाया है। कि कोरोना के वक्त शिक्षण संस्थान को ही पहले जो बंद किया जाता है ये कितना सही है? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले जो है सरकार को सोचना चाहिए कि जो हमारे जो देश के भविष्य हैं, जो बच्चे जिनको शिक्षा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था इसलिए बंद किया जाता है पूरे भारत में। सबसे पहले कहीं भी बच्चे के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है सरकारी स्कूल में, जो कि एक एक स्कूल में भारत में देखा जा सकता है। सरकार जिस दिन कह देगा कि सरकारी नौकरी करने वाले सुखी संपन्न व्यक्ति सिर्फ सरकारी स्कूल में जाएगा पढ़ने, उस दिन पूरे भारत का सरकारी स्कूल का शिक्षण संस्थानों का बिल्डिंग से लेकर रहने उठने बैठने पढ़ने लिखने के सारा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। मतलब कि शिक्षण संस्थान में ही कोरोना है या फिर चुनावी रैलियों में भी कोरोना होता है? आप देखते हो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं? देखिए, चूँकि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, चुनाव यहाँ पे जो प्रणाली है वो समय पर तो होना ही चाहिए। और जो चुनाव आयोग का आदेश है इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। क्यों रैली हो रही है? विगत ये सरकार का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है कि आप रैली क्यों करवा रहे हैं। आप बताइए कि चुनाव आयोग किसके अंदर में होता है भाई? चुनाव आयोग तो सरकार के अंदर में ही होता है। और सरकार किसका है? सरकार बीजेपी का है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चलता है जात पात, सबसे ज़्यादा हम लोग के यहाँ चलता है जात और पात। जब तक हमारे राज्य में जात और पात के नाम पे वोट होगा तब तक हमारा राज्य गरीब और हमारा राज्य पिछड़ा रहेगा। अगर जात पात से उठ करके जिस दिन वोटिंग होने लगा ना उस दिन हमारा बिहार जो है ना 36वें नंबर पे नहीं बल्कि 3रे नंबर पे आएगा। ये मैं आपको अवगत करा देता हूँ। कोविड में बिल्कुल बंद होना चाहिए भैया। क्यों नहीं बंद होगा स्कूल? जान किसी का चल जाएगा उसका। हाँ, गाइडलाइन भैया ने बोला गाइडलाइन, तो गाइडलाइन को पालन करिए। वही हम बोल रहे हैं कि गाइडलाइन मतलब कि जारी करते हुए स्कूल को खोलना चाहिए। हाँ, खोलना चाहिए पर गाइडलाइन के थ्रू। आपका जो वीडियो देखे हैं, आप टीचर लोग से जा करके पूछते हैं, बहुत अच्छा लगा है देख करके। कुछ में बताए हैं कि बच्चा लोग बता देगा। बिहार के मुख्यमंत्री के नाम एक मैडम है, उस मैडम का बहाली शिक्षा मित्र के द्वारा किया गया, जो कि 15 साल पहले का बहाली है। उस आरजेडी के दरमियान बहाल हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप जाते हैं इस चीज़ को, आपका एक एक वीडियो को हम देखते हैं। इस शिक्षा मित्र के जितना भी बहाली हुआ है 15 साल पहले, वो सब गोबरे गणेश है। सब गोबरे गणेश है। कहा कहिएगा रंजीत? कोविड आ गया भैया, ये कोई नेता और अथी ना छिड़ दल की जेडीयू आरजेडी सब ना छिड़ दल की ला कोरोना हो दे दिलियो, ये छिटाल के ना है वैले है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के सुभाष हाई स्कूल के फील्ड में और हमारे साथ कुछ युवा नेता हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे कोरोना आता है तो सबसे पहले सर्वप्रथम शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाता है। इसके ऊपर यहाँ के जो युवा नेता हैं इनका अपना क्या राय है, क्या विचार है, ये इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं। दूसरा मेरा टॉपिक होगा कि इस्लामपुर के जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पे बच्चों से किसी न किसी रूप में अवैध वसूली की जा रही है। चाहे वो प्रैक्टिकल के नाम पे हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कि एडमिशन के नाम पे हो, टीसी के नाम पे हो, ये सब मतलब कि चकमा दे करके स्टूडेंटों से पैसा वसूला जाता है। इसके ऊपर यहाँ के जो युवा नेता हैं इनका क्या कहना है और कुछ दर्शक भी हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको परिचय करवा दें, इन्हीं लोग से जानेंगे कि इनका परिचय क्या है। तो सबसे पहले बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं रंजीत कुमार यादव, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष इस्लामपुर। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं सौरभ मनी यादव, इस्लामपुर युवा राजद सदस्य। आप अपना परिचय दीजिएगा भैया। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ कुमार जैन, भाजपा अध्यक्ष नगर इस्लामपुर। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुधीर कुमार और पिंटो जी, समाज सुधारक, बीएसपी संयोजक नालंदा। अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मैं जयप्रकाश कुमार यादव, वर्तमान
युवा जदयू के विधानसभा भी प्रभारी हैं निवर्तमान में। अपना परिचय दीजिए। चलिए, सबसे पहले धन्यवाद आपको अमित चौरसिया जी, जो आपने इस लायक बनाया, यहाँ पे खड़ा करवाया हम लोगों को। और मेरा नाम शिवा कुमार पांडे उर्फ मोहित पांडे के नाम से लोग जानते हैं, और यहाँ पे जन सेवक के रूप में मैं काम करता हूँ। तो हम आप सभी मतलब कि मेहमानों से परिचय करवाया। अब हम मुद्दा को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करने के लिए आए हैं। सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस फोटो में लिखा गया है कि ठेके खुले हैं, स्कूल बंद, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो गुलामी करेगा इंडिया। और इस परिदृश्य में ये जो फ़ोटो है वो बहुत मायने रखता है, और ये फ़ोटो कहीं ना कहीं सत्य भी है। जैसे कि आपको पता है कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, और इसी को लेकर के वहाँ के जितने भी रैली हैं वो हो रहे हैं, लेकिन जो देश के शिक्षण संस्थान हैं उसमें ताला लटका हुआ है। तो देश कहीं ना कहीं अनपढ़ के मतलब कि कगार पे जा रहा है, जहाँ पे क्योंकि शिक्षण संस्थान अगर बंद होंगे तो कहीं ना कहीं देश के जो युवा हैं, देश के जो नौनिहाल हैं, वो मतलब कि अच्छा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम चर्चा स्टार्ट करेंगे रंजीत जी से, अपना आरजेडी का पक्ष रखेंगे। रंजीत जी, किस नज़र से आप देखते हैं ये जो मतलब कि फैसला है सरकार का, केंद्र सरकार का फैसला है, जो राज्य सरकार का फैसला है, सबसे पहले कोरोना में शिक्षण संस्थान को क्यों बंद किया जाता है? बहुत बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। और हम कहना चाहते हैं कि जब 2019 से आप देखे होंगे कोरोना भारत में दस्तक देना और पूरे विश्व में दस्तक दिया, आपने देखा होगा कि जितने भी सरकारी संस्थानें हैं और प्राइवेट संस्थानें हैं, हर एक काम है जो कि चालू है, और सरकार का भी हर एक काम चालू है। लेकिन हमारे जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो मौलिक जो अधिकार है और उससे हम देश का विकास कर सकते हैं, वो है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज हमारे देश में पूरा शिक्षा को कहीं ना कहीं सरकार का एक मोनोपोलो बन गया है। ये मोनोपोली है कि शिक्षित समाज को बनाना ही नहीं है, उनका एक मकसद बन गया है कि हम सारे काम को, हम अपने जितने भी नौजवान हैं, छात्र हैं, उनको अनपढ़ बना देना है। कि क्योंकि जब वो पढ़ेगा नहीं, वह जानेगा नहीं, वह शिक्षित रहेगा नहीं, वो अपना अधिकार को मांगेगा नहीं। जब अपना अधिकार को मांगेगा नहीं, वह उसका परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे हमारा देश हो, विकास होगा नहीं। इसलिए हम मांग करते हैं कि जैसे भी हो, जैसे आप सरकारी जो काम है, कहने के 50% लोग वर्कर है जो काम करेगा, उसी आधार पे हम कहना चाहते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सब में कम से कम गैप करके 1-2 दिन गैप कर करके बच्चे को स्कूल खोलकर उसमें पढ़ाया जाए, ताकि हमारा बच्चा जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सके। हम अगले सौरभ जी हैं, जो कि हमारे क्या बोलते हैं कि मेहमान हैं। सौरभ जी, आप इस जो मतलब कि केंद्र सरकार का नीति है, राज्य सरकार का नीति है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार और बिहार सरकार का जो नीति है, पिछले 16 साल से जिस स्थिति में बिहार है, वो आपसे बिल्कुल आप उससे वाकिफ़ हैं। आज ही का घटना बता देते हैं आपको। बिहार शरीफ में 5 जहरीली शराब पी करके मर गए। 5 नहीं, दर्जनों लोगों की मौत। दर्जनों लोग मरे, 5 अभी मौत हुआ है। तो ये जो भी मौत हुआ है, सबसे पहले तो हम सरकार से इसके लिए, उसके जो बाल बच्चे हैं उसके लिए हम लोग मांग करेंगे कि कम से कम 50-50 लाख रुपया उन लोग को मिले। और ये नीतीश कुमार का ही नीति है शराबबंदी। और देखिए सौरभ जी, मुद्दा से नहीं भटकिए, जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात कीजिए, उस पर भी हम आपसे बाद में बात करेंगे। मेरा सवाल है कि कोरोना के वक्त शिक्षण संस्थान को ही पहले जो बंद किया जाता है, ये कितना सही है? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले जो है सरकार को सोचना चाहिए कि जो हमारे जो देश के भविष्य हैं, जो बच्चे जिनको शिक्षा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे। ऐसे जो हमारा समाज है बहुत पीछे जा चुका है, न शिक्षा मिल रहा है, बेरोजगारी तो पहले से है ही। इसलिए तो हम लगातार, हमारे पार्टी के लोग हमेशा विरोध कर रहे हैं। ये 16 साल से जो नीतीश कुमार बैठे हुए हैं सरकार में, और सबसे फिसडी राज हमारा बिहार है, तो इसके लिए तो हम लोग निरंतर, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार इस पे बात उठाते रहते हैं, और हम लोग भी इसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सौरभ जी हैं, सौरभ जैन हैं, बीजेपी के प्रमंडल अध्यक्ष हैं, इस्लामपुर प्रमंडल अध्यक्ष हैं। सौरभ मंडल अध्यक्ष हैं। सौरभ जी, ये जो सरकार का नीति है, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, सबसे पहले कोरोना में शिक्षण संस्थान को ही बंद किया जाता है। आपके भी बच्चे होंगे, मतलब क्षेत्र के भी बच्चे हैं, नवयुवक हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षण के मामले में वो पीछे चले जा रहे हैं। किस नज़र से देखते हैं इसको, और ये जो निर्णय है वो कितना सही है? सबसे पहले तो मकर संक्रांति का आप सबको बहुत बहुत बधाई।
और हमारे पैनल में जितने साथी हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनडीए गठबंधन की सरकार विगत 16 वर्षों से चल रही है। 2019 से कोरोना रूपी जो महाविनाशकारी जो वायरस है कोविड-19 हिंदुस्तान में आया, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे ऑल वर्ल्ड में इसने अपना विकराल रूप दिखाया है। और इससे बच्चे प्रभावित तो हुए हैं, उनका एजुकेशन प्रभावित हुआ है, लेकिन सारा काम उद्योग भी प्रभावित हुआ है। तो हम तो चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, लेकिन बच्चे के जो माता पिता हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और उनका भी भविष्य ना हो, नौनिहालों का भविष्य खराब ना हो। इसके लिए भी कुछ कदम सरकार उठाना चाहिए। लेकिन क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है, बच्चों का भविष्य तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले उनका जान जो है जोखिम में न डालते हुए सरकार ये चाहती है कि बच्चे का शिक्षण संस्थान कुछ दिन बंद रहे, लेकिन बच्चे का जो जोखिम है, शरीर जो जान है, वो कम से कम जोखिम में न डाला जाए। सौरभ जी, आप बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं कि बच्चों को कोरोना संक्रमण ना हो जाए, इसलिए स्कूल परिजन मतलब कि भेजने से कतराते हैं। हम भी बहुत सारे परिजनों से बात किए हैं, उनका सीधे तौर पे कहना होता है कि बच्चे को ही मतलब कि शिक्षण संस्थान में ही कोरोना है या फिर चुनावी रैलियों में भी कोरोना होता है। आप देखते हो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं? देखिए, चूँकि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, चुनाव यहाँ पे जो प्रणाली है वो समय पर तो होना ही चाहिए। और जो चुनाव आयोग का आदेश है, इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। क्यों रैली हो रही है? विगत ये सरकार का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है कि आप रैली क्यों करवा रहे हैं। चुनाव आयोग को चाहिए जो रैली करे उन पर FIR करे, उनको अंदर डाले। ये शिक्षण संस्थान का मामला नहीं है, शिक्षण संस्थान एक अलग मामला है, वो प्रभाव जो सरकार का प्रभाव उसमें है। लेकिन जो चुनाव है, रैलियाँ हैं, भीड़ है, भाड़ हैं, ये चुनाव आयोग का काम है और चुनाव आयोग इसको देखे और इसको संज्ञान में ले और आगे काम करे जो करना है। आपके जवाब देना चाहेंगे रंजीत जी, हम इनके पास भी आएंगे। सबसे पहले हम जो मतलब कि प्रथम दृष्टिया में जिनसे बात करना वो कर लेते हैं। पिंटू जी एक बात बताइए कि शिक्षण संस्थान को ही जो बंद किया जाता है सबसे पहले, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? क्या ये सही है या गलत? सबसे पहले नालंदा दर्शक के तमाम दर्शक और साथियों को नमस्कार करना चाहते हैं। देखिए, हमारे भारत में शिक्षा व्यवस्था को आज से नहीं, जब से आज़ाद हुआ है उससे पहले से ही निम्न प्रवृत्ति के विचार से देखा गया। आप बताइए कि चुनाव आयोग किसके अंदर में होता है भाई? चुनाव आयोग तो सरकार के अंदर में ही होता है, और सरकार किसका है? सरकार बीजेपी का है। केंद्र शिक्षा व्यवस्था को इसलिए बंद किया जाता है पूरे भारत में। सबसे पहले कहीं भी बच्चे के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है सरकारी स्कूल में, जो कि एक एक स्कूल में भारत में देखा जा सकता है। आज जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, सुखी संपन्न व्यक्ति हैं, उनके बाल बच्चे सरकारी स्कूल में 90% नहीं जाते हैं। इसका जिम्मेवारी आखिर सरकार होता है। सरकार जिस दिन कह देगा कि सरकारी नौकरी करने वाले सुखी संपन्न व्यक्ति सिर्फ सरकारी स्कूल में जाएगा पढ़ने, उस दिन पूरे भारत का सरकारी स्कूल का शिक्षण संस्थानों का बिल्डिंग से लेकर रहने, उठने, बैठने, पढ़ने, लिखने के सारा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। यही कारण है कि हमारे बच्चे, गरीब गुरबा बच्चे जाते हैं शिक्षण संस्थान में पढ़ने, बैठने का जगह नहीं है, पानी पीने का जगह, शुद्ध पानी नहीं मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इस वजह से सबसे पहले सरकार उसी को रोकती है कि युवा हमारा छोटा बच्चा ज़्यादा संक्रमित हो, मरने की संभावना हो। कोई गलत नहीं करता, इसमें ठीक करता है, बशर्ते मेरे पास भारत में व्यवस्था ही नहीं है तो क्या करेगा। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं, कोरोना में सबसे पहले बच्चा को बंद होना चाहिए। उसके बाद बाज़ार को, भीड़ भाड़ वाले जगह जहाँ पर भी हो, उसे दूर दूर पर बनाना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, मीट मछली की दुकान पे भीड़ रहता है, घनी आबादी वाले में भीड़ रहता है, वहाँ पर दुकान पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। आप कोरोना रुक जाएगा। लेकिन सरकार इस पे नज़र नहीं देती है। जहाँ रैली हो रहा है, जहाँ भीड़ लगा रहा है, ये सब गलत काम है। जब लॉकडाउन नहीं भी हो तो हमेशा दूरी बना कर रहे, सोशल डिस्टेंस बना कर रहे। लेकिन सरकार कोरोना के रोकने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाती है, जो बिल्कुल जीते हुए प्रतिनिधि के पास ही तक रह जाता है। उस पर भी हम नहीं तर्क कर सकते हैं। इसमें सीधी सीधी बात है कि स्कूल बंद होने का सबसे पहला कारण मेरा है, पूरे भारत में किसी भी जगह एक भी स्कूल में बैठने उठने का, बच्चे का पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। इस पे आप लोग कम सारे मीडिया से हमेशा सोशल मीडिया से उठाते रहते हैं कि आप जहाँ भी अपने क्षेत्र के जहाँ विकास न हुआ उस चीज़ को दिखाइए। तो सिर्फ नेता के भाषण किस लिए दिखाते हैं?
इस पे हम मीडिया वाले पर भी आवाज़ उठाते हैं, हमेशा मेरा सोशल मीडिया पर आता है। आप जाके नली गली दिखाइए, खेत में पटवन का दिखाइए, कहाँ आग लग गया जहाँ दिखाइए, आग लग जाता है, उसके बाद आग बुतने के बाद दमकल आपको उस स्थान पर जाता है, कपूर सीसिया में जाता है। ये सब दिखाइए, आप लोग कभी कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिए। जयप्रकाश जी हैं, जयप्रकाश जी आप इस मतलब कि जो सरकार का नीति है ये सही है गलत है, आपको ये किस नज़र से देखते हैं इसको? जैसा कि अमित जी, कोरोना काल जो है इसके बारे में सिर्फ अपना देश ही नहीं, अपना राज्य ही नहीं, अपना प्रखंड ही नहीं, पूरे दुनिया में कोरोना का जो स्थिति है, हमारा देश तो सब लोग बोल रहे हैं बहुत पीछे हैं हम लोग हर चीज़ में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हो। बड़े बड़े जो देश हैं जो अभी लॉकडाउन फिलहाल लगाए हुए हैं, ये तो हमारा मतलब समझिए कि ये मौसम का जो परिवर्तन है, जिस हिसाब से हमारे देश में, हमारे राज्य में कोरोना जब शुरू हो जाता है तो विदेश में सबसे पहले आता है और हमारे पास आते आते थोड़ा नरम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इस दरमियान सरकार का सबसे पहला दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चों को, भविष्य का जो देश का भविष्य क्या है, कौन है, बच्चे हैं। इसके वजह से सरकार बच्चों को सबसे पहले स्कूल बंद कर देती है। कारण क्या है, जैसे भी पिंटू भैया बताए कि वो ऐसा व्यवस्था नहीं है हमारे पास कि इस लायक से हम लोग बच्चों को, हम लोग घर के गार्जियन हैं, हम लोग बता रहे हैं, जब हम लोग घर से निकलते हैं तो कभी कभी मास्क नहीं लगा पाते हैं, जबकि हम एडल्ट हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, मास्क लगाए क्या? इतना गरीबी है हम लोग के पास, गरीबी है, मास्क नहीं मिलता है, कभी कभी मास्क इधर उधर हो जाता है, कितना रोज़ मास्क खरीदे। लेकिन यहाँ सरकार के पास व्यवस्था जो कह रहे हैं वो सचमुच में है, अव्यवस्थित है। इस वजह से बच्चों का भविष्य को बचाने के लिए, बच्चा अगर बीमार हो जाएगा तो समझिए कोरोना एक ऐसा बीमारी है कि अगर एक व्यक्ति को, अगर कहीं से घर के किसी भी सदस्य को लग जाता है कोरोना और आप घर में जाते हैं तो घर में जाने के बाद आपका पूरा परिवार खतरा में चला जाता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के साथ ऐसा है, हर किसी के साथ है। अगर आप किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर निकलते हैं और खुदा ना खास्ते होना नहीं चाहिए किसी को, अगर हो गया, हम ही आए हैं आपके पास इंटरव्यू के लिए, आप बुलाए हैं बात करने के लिए, अगर हम ही को हो जाएगा और हम घर में जाएंगे तो हमारा परिवार खतरा में जाएगा ना। तो जयप्रकाश जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है कि जो सरकार का नीति है, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इसके कारण स्कूल को सबसे पहले बंद किया जाता है। पर्याप्त व्यवस्था का मतलब क्या समझे? बच्चों लोग की बात कर रहे हैं भाई, जो कि बैठने के लिए हमारे पास जो अभी जो स्थिति है, पहले तो बिहार में था क्या कि शिक्षा के प्रति कोई लगाव नहीं था। अभी इतना ना बच्चे हैं हो गए हैं, स्कूल में आप जाके देखिए लड़कियां साइकिल से आ रही है, सब ड्रेस मिल रहा है, सबको हर चीज़ व्यवस्था सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। पिछले 15-16 साल से जो भी मुहैया कराया जा रहा है, जो आपसे छिपा हुआ नहीं है। बच्चों के प्रति, बच्चों का मतलब कि जो आ रहे हैं, जा रहे हैं स्कूल में, पहले के संख्या के अनुसार आज के अनुपात में निकाल दे लीजिए और देख लीजिए, पिछले 15 साल से शिक्षा के प्रति लोगों का रवैया, विचार सबका मतलब सकारात्मक हुआ है। और वैसे तो बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के तो है ना, क्या समझे, बोलने के लिए। देखिए जयप्रकाश जी, पुनः हम आपके पास आएंगे। हाँ, आखिरी मतलब कि जो हमारे मेहमान बच चुके हैं, मोहित जी, आप ये जो निर्णय है सरकार का, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, सही है या गलत है? सबसे पहले शिक्षण संस्थान को बंद करना सरकार का ये फैसला मतलब कि सही है या गलत? देखिए, सरकार जो फैसला लेती है अमित जी, सबसे बड़ा चीज़ है कि सबके हित के लिए लेती है। अगर सबके हित की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शिक्षा संस्था को सबसे पहले बंद करना है ना कहीं ये हम लोगों को कमज़ोर कर रहा है, हमारे युवा पीढ़ी को कमज़ोर कर रहा है, हमारे शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर कर रहा है। देखिए, अगर आप देखें कि शिक्षा नीति की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा नीति का आता ये है ना, NCF का आता ये है कि आप जो है एक विद्यालय में 35 बच्चे को एक शिक्षक रखता है, एक शिक्षक के कैटेगरी में 35 बच्चों को पढ़ाना है। और यहाँ पे आप विद्यालय में चले जाइए, आपके यहाँ एक शिक्षक पे 200 बच्चे पढ़ते हैं, तो आप बताइए कि कहीं ना कहीं अब जो आवाज़ किन पे उठता है। दूसरा बात रहा कोरोना, है ना, कि समय पे ही जो है कोरोना का आना और स्कूल कोचिंग बंद हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर कर रहा है। और ये सिर्फ आप स्कूल और कोचिंग बंद करके ये मत देखिए कि स्कूल और कोचिंग से सिर्फ बच्चों को इफेक्ट है, यहाँ पे मार्केट भी प्रभावित होता है, ठीक है ना। कहीं अगर देखते हैं आप बड़े बड़े मार्केट, तो ये बच्चे से ही चलते हैं मार्केट, ठीक है। आप देख रहे होंगे
इसके लिए हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार को जो ऑड इवन जो उन्होंने रखा था नियम, आपने देखा था पिछले लॉकडाउन में कि उन्होंने ऑड वन और इवन किया था, है ना, तो उस तरीके से सरकार को कम से कम क्लास कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि बच्चे रूटीन से अपना पढ़ाई स्टडी कर सके। और जहाँ तक बात रहा शिक्षक की, है ना, तो हमारे विद्यालय में अभी भी शिक्षक की बहुत कमी है ना। एक बच्चे पे कम से कम, मतलब कि एक शिक्षक पे कम से कम 30, है ना, स्टूडेंट पे एक शिक्षक होना चाहिए, जो कि ये बदहाली है हमारे यहाँ, है ना। तो इसके लिए तो खैर आवाज़ तो उठता है। मोहित क्या बोलते हैं कि क्या रंजीत जी सौरभ भैया के मतलब की बात के ऊपर स्टेटमेंट देना चाह रहे थे, क्या कहेंगे? उनका कहना है कि चुनाव आयोग का वो निर्णय है कि रैली करवाए या फिर क्या करवाए, इसमें मतलब कि सरकार का कोई दोष नहीं है। सौरभ जी बहुत बढ़िया बात बोले कि चुनाव आयोग का काम है, और ये अपने बात पे ही जवाब जो दिए हैं, ये खुद उस जवाब में फंस गए हैं। ये अपने आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं कि सरकार का दोष है। आप बताइए कि चुनाव आयोग किसके अंदर में होता है भाई? चुनाव आयोग तो सरकार के अंदर में ही होता है, और सरकार किसका है? सरकार बीजेपी का है। केंद्र में सरकार बीजेपी का है, बहुत सारे राज्यों में मतलब कि विभिन्न पार्टियों का सरकार है। अभी तो जहां आप यूपी के बारे में बता रहे हैं, अधिकतर यूपी हो, आप उत्तराखंड ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, जहां जहां चुनाव हो रहा है सब जगह बीजेपी का सरकार है, ठीक है। और वहाँ सब बीजेपी का सरकार है, और वहाँ चुनाव आयोग किसका है भाई? चुनाव आयोग तो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। उससे जब तक राय मशविरा जब तक नहीं करेगी, जब तक है जो सरकार के विपरीत काम करेगी नहीं। इसलिए हम कहना चाहते हैं अपने माध्यम से, और हम अपने पार्टी के माध्यम से, कि जो सरकार है वो सरकार सिर्फ है जो कि सिर्फ बतौलाबाजी, काम करना नहीं। आज देख लीजिए यूपी में, आज हमारे जो जिनको हम लोग कहते भी हैं कि हम लोग समर्थन करते हैं समाजवादी पार्टी को, और देखिए उनका सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। ये किस कारण बनने जा रही है? कि उन्होंने पिछले 5 साल में दलितों के साथ, वंचितों के साथ, शोषितों के साथ, जो पिछले बाबा जो अपने आप को बाबा कहते हैं, बाबा का काम क्या है? बाबा का काम है घूमना फिरना, अपना भक्त मंडली के साथ घूमना। हम लोग का काम है ना जी, हम लोग नेता काम, नेतागिरी करते हैं, चाहे समाज सेवा काम करते हैं, तो हम लोग का काम है कि हम लोग राज्य चलाएं, देश चलाएं। देखिए वो सरकार किसका बनेगा वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। सौरभ जैन जी ये कह रहे हैं कि सरकार के अधीन चुनाव आयोग काम करती है, आप क्या कहेंगे? देखिए सर्वप्रथम अभी डिबेट जो हो रहा है वो शिक्षण संस्थान पे हो रहा है। यूपी चुनाव और कहाँ का चुनाव हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग जिस चर्चा कर रहे हैं जो विषय पे, उसी विषय पर चर्चा होना चाहिए। और जहाँ तक रहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो किसी सरकार के अधीन नहीं आती है। एजुकेशन संस्था जो है वो सरकार के अधीन आती है, और विषय आपका है एजुकेशन, कि बच्चों का जो प्रभावित हो रहा है शिक्षा, उस पर क्या सरकार का उचित मांग हम लोग करें कि सरकार का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो गरीब माता पिता हैं, और जो बच्चे नौनिहाल हैं, उनका ज़िंदगी जो शिक्षण संस्थान से बर्बाद हो रहा है, वहाँ किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं है, वहाँ अव्यवस्था है। जैसे हमारे पिंटू भैया बोले कि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे ढंग से बच्चे को कपड़ा नहीं मिलता है पहनने के लिए। तो उस विषय पे ही चर्चा करें जहाँ पे हमारा डिबेट चल रहा है, हम विषय से विषयांतर की ओर न जाए। तो हम क्यों, इसको कैसे सुधारा जाए सौरभ जी? इसको कैसे सुधारा जाए? इसको सुधारने के लिए हमारे समाज सेवक हमारे पिंटू भैया ने सुझाव दिया है। और सरकार चूँकि एनडीए गठबंधन का है, तो आरोप तो चलता ही रहता है, राजनीति में बहुत तरह का आरोप रहता है। लेकिन चूँकि कोविड-19 है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में प्रभाव ज़्यादा है। इंडिया में बहुत तो कम है। हमारा अर्थव्यवस्था तो अभी जीडीपी बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा सेंसेक्स भी अच्छा चल रहा है। लेकिन चूँकि कोविड-19 का चल रहा है माहौल, और यहाँ पे बच्चे लोगों को सुरक्षित रखना है, उनको जोखिम में नहीं डालना है, इसलिए सरकार चाहती है कि भाई कम से कम बच्चे घर में रहें, सुरक्षित रहें, उनका शिक्षा संस्थान चले आगे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के पालन के अनुरूप चले। मतलब आपका कहना है कि शिक्षण संस्थान को बंद नहीं करना चाहिए, किसी विशेष मतलब कि निर्णय के साथ उसको खोलना, कुछ गाइडलाइन आना चाहिए। और उस गाइडलाइन के अनुसार अगर मान लीजिए किसी विद्यालय में 200 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे का हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई होना चाहिए। हफ्ते में अगर आज 100 बच्चे आए, कल 100 बच्चे, परसों 100 बच्चे, कम से कम हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई होना चाहिए। और उनका भी जो शिक्षण है वो स्वतंत्र चलता रहे, आगे चलता रहे। क्या कहेंगे सौरभ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सौरभ जैन जी हैं और जयप्रकाश जी हैं, मोहित जी हैं, तीनों जो लोग हैं सरकार के ही लोग हैं, और वो अपने सरकार पे ही खुद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो हम लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि डबल इंजन का सरकार है, बैसाखी के सहारे जो सरकार पूरी तरह जो है गलत करने का काम कर रही है। हम लगातार दिखाते भी रहते हैं सौरभ जी, आप देखते भी होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, स्कूल के अंदर जा करके हम दिखाते हैं कितना बदहाली है। ये बदहाली कैसे दूर किया जाए? गलत तरह से वसूली किया जा रहा है। जब तक जो है जब तक जो है सरकार बदलाव नहीं होगा,
हम लोग तो कहना चाहते हैं ये लोग सरकार वाले लोग से कि अगर नीतीश कुमार से नहीं चल रहा है तो इस्तीफा दे दे, हम लोग आगे संभालने का काम करेंगे। हम लोग अरे आपके तो नेताजी हैं, चुनाव में भाग जाते हैं महाराज अदर स्टेट में, क्या बोलेंगे जयप्रकाश जी? जैसे कि आपका हम वीडियो पहले भी देख चुके हैं और ये बात रह गया क्या यहाँ पे अभी लोकल जो समस्या है उसके प्रति, और डबल इंजन तो छोड़िए, अभी तो ट्रिपल इंजन के सरकार है पर जो कि अभी विधायक ट्रिपल नहीं 4 इंजन के सरकार है, साहनी जी भी है। अभी सुनिए ना, अभी आपका यह प्रखंड की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, आप कुछ और समझ गए तब अलग बात है। अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपका एमएलए है, आपका पंचायत सरकार के पंचायत समिति के जो सरकार हैं, जो भी आपका जो जिनको प्रमुख बोलते हैं वो भी आपका सरकार है, ऊपर से जिला परिषद में उपाध्यक्ष के भी सरकार है, उसके बाद में कह रहे हैं डबल इंजन ट्रिपल इंजन के सरकार में पिछले 1 साल से इस्लामपुर में इनका सरकार है, लेकिन इनका कहना है कि हमारे बातों को माना नहीं जाता है राज्य में। देखिए, आप यहाँ पे हम लोग को बुलाए हैं इस्लामपुर की समस्या को लेकर के, तो हम ये यहाँ इस्लामपुर की समस्या को बारे में चर्चा रखेंगे। और ये चीज़ हम यूपी चुनाव की अगर यहाँ पे बात निकालते हैं या चुनाव आयोग की बात निकालते हैं तो एक बात आपको सौरभ जी ही बात निकाले थे, हम नहीं निकाले। एक बात कह देते हैं आपसे कि देखिए, कोरोना काल में आपको तो पता है अभी मुंबई में स्थिति क्या है और गुजरात में स्थिति क्या है, लेकिन हमारे बिहार में तो खाली बच्चा का स्कूल बंद हुआ है, वहाँ लॉकडाउन लगल है दिल्ली में, पटने में जाके स्थिति देखिए। लेकिन बात यहाँ के करना है ना कि हम अब आपके पास आए हैं कैसे सुधारा जाए मोहित जी शिक्षण संस्थान को इस्लामपुर में। कहेंगे। आपका जो वीडियो देखे हैं, आप टीचर लोग से जा करके पूछते हैं, बहुत अच्छा लगा है देख करके। कुछ में बताए हैं कि बच्चा लोग बता देगा बिहार के मुख्यमंत्री के नाम एक मैडम है, उस मैडम का बहाली शिक्षा मित्र के द्वारा किया गया, जो कि 15 साल पहले का बहाली है। उस RJD के दरमियान बहाल हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप जाते हैं इस चीज़ को, आपका एक वीडियो को हम देखते हैं। इस शिक्षा मित्र के जितना भी बहाली हुआ है 15 साल पहले, वो सब गोबरे गणेश है, सब गोबरे गणेश है। कहा कहिएगा रंजीत? अभी बोले कि शिक्षा मित्र के द्वारा है जो कि बहाली हुआ। अभी इनको मेरे भाई साहब को पता होना चाहिए प्रकाश जी को कि आपको मालूम है, आप मीडिया अगर हम झूठ बोलेंगे तो आप उसको पता करिएगा कि हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा लास्ट जो आखिरी बिहार में जो शिक्षा का जो बहाली हुआ था वो BPSC लेवल के एग्जाम के लेवल पे हुआ था, चुनाव बहाली हुआ था। आप हम अगर इस बात को अगर झूठ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब इनको बताइए कि जब BPSC के जो वीडियो बनता है, CO बनता है, अगर वो लोग अगर शिक्षा में गलत, अगर वो लोग सही नहीं पढ़ा पाएंगे तो बताइए भगवान ही मालिक है। और उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि उस शिक्षा मित्र से बहाली हुआ है। नहीं, पंचायत शिक्षकों की बहाली तो मुखिया जी हैं किए थे, तो हमें भी पता है। हाँ, तो मुखिया जी 2001 के बाद से किए थे। 2001 के 2006 में है जो कि जो नीतीश कुमार जी की सरकार आई तब है, जो कि 2006 से पहले का है भैया, ठीक है, हम बात आपका मान रहे हैं कि 2000 से पहले का है, 6 का पहले, ठीक है। लेकिन जो 2006 के बाद नीतीश बाबू जी की सरकार आई तो मुखिया के द्वारा हुआ काम, मुखिया के द्वारा काम हुआ। तो मुखिया किनके अधीन में था भाई? मुखिया जी तो नीतीश कुमार जी के सरकार के ही अधीन है, तो चुना मुखिया जी चुने, तो दोषी तो मुखिया जी हुए। तो आप दोषी दे रहे हैं लालू जी को। और कब तक है जो कि आप है जो कि पिछले 20 साल का 16 साल का जपते रहिएगा? अरे हम लोग नौजवान हैं, हम लोग अभी का बात ना करेंगे जी, हम लोग पहले के 20 साल, हम लोग 20 साल 16 साल। सौरभ भैया कुछ बोलना चाहते हैं? पहले का हम बात करेंगे। देखिए, हमारा जो बिहार, एक मिनट, हमारा जो बिहार रहा है शिक्षण संस्थान में पूरे वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ, ये बिहार की नहीं, यहाँ के जितने IAS IPS निकले हैं उतना पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं जाते हैं, निकलते हैं। और जितना माइंड सेट जो होता है बिहारियों को होता है, उतना किसी भी स्टेट का लोगों को नहीं होता है। तो शिक्षण संस्थान के बारे में किसने बर्बाद किया? हमने चौराहा विद्यालय खुलवाया, लालू जी ने चौराहा विद्यालय खुलवाया। मानिए हमारे यदुवंशी भाई उसमें कितने लोग पढ़े और कितने लोग आगे बढ़े? चौराहा विद्यालय खुलवाने से क्या फ़ायदा हुआ? बताइए क्या फ़ायदा हुआ? अब इनको भाई साहब को पता होना चाहिए कि जब चरवाहा विद्यालय चालू हुआ वो किस लिए चालू हुआ था। अभी लालू जी के पहले हमारे जो बिहार में जो पिछली सरकार किनके थी? जगन्नाथ मिश्रा जी की थी। हाँ। मिश्रा जी की सरकार थी। तो मिश्रा जी के बारे में कोई काहे नहीं बोलता है, सिर्फ लालू जी के बारे में बोला जाता है। भाई आप मिश्रा जी के बारे में बोलिए कि लालू जी जब सत्ता में आए तो चरवाहा विद्यालय इसलिए खोला गया कि यहाँ पे इस फील्ड में देख लीजिए, अगर बाय द वे कोई फील्ड में अगर जो गरीब गुरबा आबाद
जो वंचित शोषित जो लड़का जो काम करता है बेचारा गरीब है, वो किस पढ़ाई पढ़ सके, इसलिए चरवाहा विद्यालय खोला गया कि अपना गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो चरावे और वहाँ स्कूल में पढ़े। और सांझ के सांझ उसको 1 रुपया बोनस दिया जाता था कि उस 1 रुपया से अपने जाए घर में जाए कॉपी कलम हो चाहे खाए पिए, इसलिए दिया जाता था। उनका सोच था और इस सोच के बारे में जापान में इस चरवाहा विद्यालय की चर्चा हुई, यहाँ नहीं जापान में चर्चा हुआ। और हमारे लालू जी के बारे में बोलते हैं, अगर लालू जी के बारे में बोलना है तो आप बताइए कि पिछले 7 साल से 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। आज हमारा रेलवे सबसे घाटा में चल रहा है। अब पूरे इतिहास में, भारत का सबसे इतिहास में रेलवे घाटा चल रहा है। 28,000 करोड़ का अभी कुछ दिन पहले का न्यूज आया है, 28,000 करोड़ हमारा रेलवे नुकसान में चल रहा है। हमारे लालू जी की सरकार थी तो 90,000 करोड़ का हमने मुनाफा देने का काम किया। मोहित जी क्या कहेंगे रंजीत जी के बाइकआउट किया? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जहाँ तक शिक्षा का जो सवाल है, तो आने वाला फ्यूचर आपको नहीं पता कि कैसे बहाली हो रहा है। सबसे पहले STET क्वालिफाई करना पड़ेगा सर आपको, ठीक है। शिक्षक बहाली के लिए CTET क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। अगर 1 से 5 का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले CTET क्वालिफाई करिए, ठीक है, बिहार में। और अगर 6 to 8 का बनना पड़ता है तो सेकेंड CTET का जो पेपर होता है उसके थ्रू बहाली होता है। और रहा बात की हाई स्कूलों की, तो हाई स्कूल में स्टेट बहाली करता है सर। तो आप पहले लालू यादव वाली बात मत करिए आप, ठीक है। अब आने वाली फ्यूचर के बारे में सोचिए कि कैसे के लिए हम बात कर रहे हैं। तो बस आने वाला जो फ्यूचर है एजुकेशन के नाम पे बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं अमित जी, तो ग्राउंड लेवल में हमारा ये है कि सिर्फ करप्ट लोग हैं, ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। और ये करप्शन कहाँ से पता है? ये करप्शन अमित जी ना हमारे ही लोग हैं, ठीक है ना। इस्लामपुर के ही लोग हैं शिक्षक। पहले मेरी बात सुनिए अमित जी पूरा, ठीक है ना। हम यहाँ पे किसी भी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे एक जनसेवक के रूप में आए हैं। अगर आप जनसेवक के रूप में मुझसे सुनना चाहते हैं तो सुनिए कि कहीं पे भी अगर करप्शन का बढ़ावा देता है तो वो बढ़ावा कोई और नहीं देता, वो करप्शन को बढ़ावा देने वाला हमारा लोकल एरिया का जो लोग है ना, वही बढ़ावा देते हैं। अगर कोई आवाज़ उठाएगा ना तो उस पर झूठा मुकदमा कर करके FIR तैयार हो जाएगा अमित जी। और जैसे मैंने आवाज़ उठाया ना, हमें भी दाबने की कोशिश की गई, लेकिन उनको ये लगता है कि क्या युवा चपेगा। अरे महाराज, युवा चपता है, युवा आवाज़ बुलंद करता है। हमारे साथ काफ़ी युवा रहेंगे, क्या दिक्कत है। आने वाला फ्यूचर करप्शन मुक्त कर दिया जाएगा। जब युवा भाई जब लड़ेंगे ना अपने हक के लिए, समझे, तो करप्शन मुक्त होगा। और रहा बात जो प्रैक्टिकल की वसूली हो रही है ना, सारे बच्चे जाइए स्कूल में ना लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, समझे, लेकिन फिर भी टीचर डरा रहे और धमका रहे हैं कि बेटा रे कहाँ जेमी एमी है ना। तो उस प्रकार का बच्चा लोग भी समझ चुका कि गुरुजी अब कुछ हवाई नहीं चलतो, ठीक हो ना। बात वही हो तो ना जे हमर चलतो, ठीक है ना। जब सरकार कह दी है कि पैसा नहीं लेना है, प्रैक्टिकल करवाना है, तो फिर काहे का पैसा। तो इनको करप्शन मुक्त करना ना, तो करप्शन मुक्त करने के लिए हम लोगों को टाइट होना होगा, क्योंकि वहाँ पे उन लोग का जड़ तो मजबूत कैले है, उन लोग का जड़। एक दर्शक है, दर्शक भी कुछ बोलना चाहते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मैं नालंदा दस्तक को बहुत स्वागत करता हूँ। कोई जगह हाँ न, कोविड है ना भाई। हाँ, हम आप पूछे किस तथ्य पे पूछना चाहते हैं? नहीं, ये जो नेता लोग बोल रहे थे कि नेताओं से हट करके हम भी बोलना चाहते हैं। भी बता रहे एक चीज़, हम तो नेता नहीं है, सबको हम धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। बता रहे भैया, ई फील्ड पहले RJD के समय में ई फील्ड वाकई में अच्छा था, ठीक है। JDU के समय में ये गंदा हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और सुन लीजिए, जब विकास का बात हो रहा है, कोविड में बिल्कुल बंद होना चाहिए भैया। क्यों नहीं बंद होगा? स्कूल जान किसी का चल जाएगा उसका। हाँ, गाइडलाइन, भैया ने बोला गाइडलाइन, तो गाइडलाइन को पालन करिए। वही हम बोल रहे हैं कि गाइडलाइन मतलब कि जारी करते हुए स्कूल को खोलना चाहिए। हाँ, खोलना चाहिए पर गाइडलाइन के थ्रू। हाँ, पर ये नहीं कि खोल देना चाहिए। अगर आप खोल दोगे तो कोविड हो जाता, आपका जान चलेगा। पढ़ लिख के क्या करोगे भैया, जाने नहीं रहेगा। तो अब अभी बताओ, विकास के बारे में बात हो रहा है तो अब NDA का सरकार है, JDU का, RJD का। आप पटना से आज से 10 साल पहले बताओ, पटना से आने में इस्लामपुर आपका कितना टाइम लगता था? पहले आने में टाइम लगता था ना, पटना से बहुत आने में इस्लामपुर आपका टाइम लगता था। पहले रोड का सुविधा आपका बढ़िया था, बिजली का सुविधा बढ़िया था। बिजली या रोड बनावे से बिहार का विकास हो जाता है। बिहार का विकास, तो बिहार का विकास कुछ होता है। जब तक कल कारखाना बिहार में नहीं लगेगा तब तक बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का विकास नहीं हो सकता। हाँ, ये तो हम बोलेंगे नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, ये सबके कारखाना का मैटर पे कुछ नहीं किया है। आप लोग युवा हैं तो रोजगार चाहिए कि सड़क और बिजली चाहिए? रोजगार भी चाहिए भैया, सड़क और बिजली भी चाहिए। अगर हम कोई मैन्युफैक्चर बिजनेस कर लेंगे, मेरे पास रोड ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे? क्या आपको क्या लगता है कि बिहार में मतलब कि कल कारखाना स्थापित करना चाहिए? एकदम बिल्कुल करना चाहिए। क्या कहेंगे रंजीत जी? भाई साहब सवाल उठाए रोड और बिजली का, ठीक है, ये रोड बनाए, इनके शासनकाल में बोले कि रोड बन गया। इनको पता नहीं, हमारे नालंदा जिला के रहने वाले हैं, ठीक है, नालंदा में काम हुआ, इनके कहना है कि रोड बना। आप साउथ बिहार चले जाइए भाई मेरे, गंगा पार उस पार चले जाइए, मधुबनी चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, जाके देख लीजिए उस रोड का, अभी भी रोड का क्या हालत है। आप और
और ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अभी भी। और रही बात बिजली की, आपको पता है भैया कि बिजली अभी बिहार में कितना है? आप चले जाइए कहीं भी और जगह सरकार में 2.5 रुपये 3 रुपये यूनिट बिजली है। आप कितना यूनिट बिजली दे रहे हैं? 7.5 रुपये 8 रुपये यूनिट बिजली बिल दे रहे हैं। क्या यहाँ का ताड़ है जो कि सोना का ताड़ बना हुआ है? हाँ बोलो ना। 47 में कितना रुपया तेल लीटर हल है? आई बहुत होती था 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया 40 रुपया। तो तू कौची सरकार से चाहो जी कि मतलब 1947 से 2000 ईस्वी के बाद फिर 2018 तो बढ़बे न करे, तो 108 रुपया तेल 5 रुपये तो कौन दिक्कत हो गई? देखिए, जहां तक विकास का मुद्दा है अमित चौरसिया जी, विकास का मुद्दा तो सच में सरकार ने काम किया है, चाहे केंद्र का सरकार हो चाहे हमारा राज्य का सरकार हो। एनडीए ने बहुत अच्छा काम किया। और काम का मतलब होता है, सबसे पहला काम 3 ही चीज देखा जाता है। एक, शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र में भी विकास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है ना। रहा रोड का, है ना, तो रोड आप चले जाइए कहीं से भी, अब कहीं चली जाइए सब जगह बाईपास निकला हुआ है। ये हम भी कहते हैं सड़क बना है नीतीश कुमार के सरकार। कहा बात लाइट की, तो लाइट आप हर गली और हर मोहल्ले और टोले और हर पोल पे देख लीजिए, सब जगह लाइट है। तो इसका क्या एक ग्राउंड है, 500 लोग लड़के दौड़ते हैं, लड़की भी दौड़ती है सुबह। अमित चौरसिया जी, अब हम भाई साहब को कहना चाहते हैं कि भाई साहब ने आवाज उठाया है ना कि कम से कम इस सुभाष फील्ड में जहाँ पे 500,000 बच्चे दौड़ते हैं, कम से कम एक वेपर लाइट तो होना चाहिए, है ना। लाइट चाहिए। यहाँ बताइए, इस्लामपुर प्रखंड में ऐसा सुभाष स्कूल जैसा फील्ड कहीं मिला आपको? कहीं है ऐसा इस एरिया में? फिर भी इसका क्या स्थिति है? पूरा लॉकडाउन में लेके पूरा 2 साल से, पिछले 2 साल से फील्ड को बर्बाद कर दिया गया है। उसके बावजूद हम लोग अपने पैसे से पॉकेट लगा के, जितना कोई भी विधायक या कोई भी नेता हो, चाहे आरजेडी का हो चाहे जेडीयू का, सब करप्ट है। कोई कुछ नहीं करता है, वादा करके ऐसे जाता है। प्रकाश जी इधर आ जाइए, जयप्रकाश जी बोलिए। अमित जी, हम लोग ऐसा लग रहा है कि मुद्दा से भटक रहे हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ पब्लिक अब आ गए हैं तो इसको देखिए, मेरा बात सुनिए। यहाँ पे था बच्चों की बात को रखना, ठीक है। और बच्चों की बात है कि आप क्या कह रहे थे कि कॉलेज में जो क्या मतलब कि पैसा ज़्यादा ले रहे हैं या पैसा नहीं लेना चाहिए। पैसा अगर ले रहे हैं तो सबसे पहले हम इसका विरोध करते हैं। और बात रह गया हमारे कॉलेज की, तो कॉलेज पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है प्राइवेट। और उसके बाद में अगर ठीक है, बच्चा लोग में भी कुछ गलतियां हैं, जैसे प्रैक्टिकल कॉपी अगर नहीं बना के देते हैं तो उनका जवाबदेही गार्जियन है, उनको देखिए कि हमारा बच्चा जा रहा है, क्लास जा रहा है 75% जा करके अटेंडेंस चाहिए भी बच्चों को। अगर कुछ ऐसा बात है तो उस पर हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी आप जाइए क्लास में, क्लास जा कर के पढ़ाई खोजिए, उस हिसाब से अगर कहिएगा उसको कि पढ़ाई है, अगर उस दरमियान में। और सबसे पहली बात तो कि बच्चा आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से जाने की कॉलेज में पैसा लगता है। आज तक कोई बच्चा अभी तक कहने नहीं आया था कि हाँ भैया हमको पैसा कॉलेज में लग रहा है। आप गलत बोल रहे थे। नहीं, आप अच्छा बोले, आपके चैनल के माध्यम से हमको भी जानकारी हुआ कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, एकदम निंदा करते हैं इस चीज़ को। और बात रह गया यहाँ के ग्राउंड की, यहाँ पे आप लोग हम ग्राउंड का एक अलग से वीडियो बना लेंगे, मुद्दे पे बात कीजिए। हाँ, तो ये जो भी अगर कॉलेज में पैसा ले रहा है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और बच्चा लोग से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग कॉलेज जाइए और प्रैक्टिकल कॉपी बना करके दीजिए। देने के बावजूद भी वहाँ तो एक गार्जियन गए हुए थे प्रैक्टिकल कॉपी लेकर। नहीं, अगर प्रैक्टिकल कॉपी देने के बाद में अगर मास्टर साहब पैसा मांगते हैं तो उसको गलत काम है, गलत चीज़ है। सौरभ जी क्या कहेंगे आप अपनी जगह पे? देखिए अमित जी, बच्चों से जो पैसा लिया जा रहा है, हम दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं। वो जो कोरोना वाला था वो तो आप लोग का कहना है कि कहीं ना कहीं गाइडलाइन बना करके स्कूल को खोलना चाहिए। अब दूसरा मुद्दा पे आ गए हैं कि जो स्कूल में क्या बोलते हैं कि कॉलेज में और स्कूल में जो पैसा लिया जा रहा है वो कितना सही? देखिए सरकार जो है, मास्टर हो चाहे हेड मास्टर हो, सरकारी जो भी हेड मास्टर हैं, उनको सरकार भरपूर पैसा देती है। अगर वो बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं। बच्चों का टीसी का पैसा ले रहे हैं, अगर बच्चों का अगर प्रैक्टिकल का पैसा ले रहे हैं या फालतू वसूली कर रहे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और इसकी शिकायत हमारे अनुमंडल में या फिर जो जिला में है पदाधिकारी हैं, सक्षम पदाधिकारी हैं, उनको ये सुझाव भी देना चाहिए कि सर इस तरह का माहौल है यहाँ हमारे जो इस्लामपुर में इस तरह का चल रहा है, तो संज्ञान में जो भी आए। लेकिन वो सरकारी स्कूल का नहीं मास्टर ले रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल के मास्टर ले रहे हैं। नहीं, सरकारी स्कूल के मास्टर ले रहे हैं, हम आपको प्रूफ दे देंगे, बोलिए।
सरकारी स्कूल के टीचर ले रहे हैं। उनका हम एक वीडियो देख रहे थे, स्नातक विद्यालय का एक वीडियो था जिसमें मास्टर और प्रिंसिपल पे आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने पैसा लिया है, पेट्रोल के नाम पे लिया पैसा। ये नहीं, बच्चे लोग आरोप लगा रहे थे। लेकिन चूंकि हमारा ये मामला संज्ञान में नहीं है, इस विषय में हम नहीं जानते हैं, इसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। क्या कह रहे थे सौरभ? देखिए, कहने का मतलब है कि सीधे कहने का मतलब ये हुआ कि सरकारी लोग कौन होते हैं? जो सरकार के ऊपर लोग जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो ही सरकारी लोग हैं। तो जैसा ही कह रहे हैं कि वसूली हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आगे वाले अधिकारी को जानकारी नहीं है। आगे वाला अधिकारी को जानकारी है और सरकार की इसमें संलिप्तता है। ये तो हम शुरू से बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? इससे काम हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि अगर कोई ले रहा है, अगर ले रहा है, ले नहीं, अगर नहीं है, ले रहा है, ये आपका वीडियो बनाया हुआ है, आपने सबूत दिया है कि ले रहा है, इसमें अगर और मगर की कोई बात नहीं है। इसलिए समझे ना, इसलिए समझे कि नहीं। और रही बात यहाँ की विकास की, कि बिहार में विकास बहुत हुआ है, हम पूछना चाहते हैं कि अगर रोड ही बिजली अगर विकास है तो हिंदुस्तान में है, जो कि बिहार को सबसे फिसड्डी राज्य क्यों दिया गया? पूरे 28 राज्य में सबसे निचला पायदान पे है जो कि हमारा बिहार है। चाहे वो शिक्षा के मामला हो, स्वास्थ्य के मामला हो, रोजगार के मामला हो, हर एक क्षेत्र में बिहार सबसे निचले पायदान पे है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? पिछले 16 साल से जदयू और एनडीए की बीजेपी की सरकार है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। सौरभ जी कुछ बोलना चाह रहे थे, संक्षेप में बताइए। हम एक ही बात बोलना चाहते हैं अमित जी, इतने दिन से ये जदयू पर आरोप लगा रहे थे या चाहे एनडीए गठबंधन पे, आज इस्लामपुर विधानसभा का विधायक माननीय राकेश रोशन जी आरजेडी से आते हैं। 1.5 वर्ष हो गया, इस्लामपुर में कोई भी कार्यक्रम किए होंगे इस्लामपुर की जनता के लिए, इस्लामपुर के युवा के लिए? अगर वो किए हैं तो एक आध दो कार्यक्रम का नाम बता दें कि हाँ, युवाओं के लिए 1.5 साल हो गया हमने युवाओं के लिए कार्यक्रम चलाया है या विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम चलाया है। एकदम चलेगा। कब चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अभी 1.5 साल खत्म हो। कोरोना में नीतीश कुमार जो है 2 करोड़ रुपया ऐसे काट लिए, एकदम करेंगे, जो हो सकेगा हमारा विधायक करेंगे। भैया प्रश्न उठाए हमारे माननीय विधायक जी पर कि उन्होंने 1.5 साल होने जा रहा है, विधायक जी कुछ नहीं काम किए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि पिछले जब से कोरोना हुआ है, पूरे भारत में ही लोग जवाब अपने खुद फंस जाते हैं, अपने जवाब देते हैं और खुद फंस जाते हैं। अभी कहते हैं कि विधायक जी कुछ नहीं किए हैं, तब अपने सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। सरकार किसका है? सरकार का अगर नीतीश कुमार जी कहेंगे कि आप ये काम करिए, हमारे विधायक जी कहेंगे कि हम नहीं करेंगे। अरे विधायक जी को सरकार कहेगा, नीतीश कुमार जी कहेंगे कि हाँ जी काम कर दीजिए, और विधायक जी कहेंगे कि हम नहीं करेंगे। ये हो सकता। संक्षेप में बताइएगा मोहित जी। जी देखिए, एक चीज़ अभी हमने सुना कि भैया ने बताया कि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है ना। तो मैं ये अवगत करा दूं ना सभी लोगों को। देखिए, ये कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य 28 राज्यों के हिसाब से, हम कहते हैं बिहार 36वें नंबर पे आता है। ये 36वां नंबर कहाँ से आ रहा है भाई? होता तो 28 ही राज्य है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कुल मिला के 36। हमारा 36वें नंबर पर बिहार है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण सरकार नहीं है, इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद मानते हैं कि हम लोग जिम्मेदार हैं। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चलता है जात पात, सबसे ज़्यादा हम लोग के यहाँ चलता है जात और पात। जब तक हमारे राज्य में जात और पात के नाम पे वोट होगा, तब तक हमारा राज्य गरीब और हमारा राज्य पिछड़ा रहेगा। अगर जात पात से उठ करके जिस दिन वोटिंग होने लगा ना, उस दिन हमारा बिहार जो है ना 36वें नंबर पे नहीं बल्कि 3रे नंबर पे आएगा। ये मैं आपको अवगत करा देता हूँ। यहाँ चलता है क्या भैया, 1 मिनट, यहाँ चलता है क्या? यादव जी का राजनीति, यादव जी की तरफ कुर्मी जी का राजनीति, कुर्मी जी के तरफ दुसाध जी का राजनीति, दुसाध जी के तरफ है ना ब्राह्मण का राजनीति, ब्राह्मण के तरफ ठाकुर की राजनीति, ठाकुर की तरफ। तो जहाँ पे भैया जात पात की राजनीति होगी, सरकार तो डोलेगा ही ना। अगर सरकार डोलेगा तो राज्य तो गया ना। तो यही हमारा है सबसे बड़ा कि जात पात का मामला जहाँ पे आएगा, हमारा राष्ट्र ऐसा ही भ्रष्टाचार रहेगा और ऐसा ही पीछे रहेगा और पिछड़ा रहेगा। यही कारण है सबसे बड़ा। संक्षेप में और रहा बात इंडस्ट्रीज का, कितनों बड़ा आप इंडस्ट्रीज लगाइए, विकास इंडस्ट्रीज से नहीं होता। विकास होता है शिक्षा से, विकास होता है हमारे जात पात से उठ करके वोटिंग करने से। तो हमारे वोटर अगर जागरूक हो जाएं और जात पात को छोड़ के वोटिंग करें, तो हमारा राज्य सबसे अव्वल नंबर पे होगा। और जिस प्रकार IAS और IPS, अरे हमारा बिहार IAS OPS सबसे ज्यादा देता है, देख लीजिए रिकॉर्ड। ठीक है, अगले भाई से प्रकाश जी क्या कहेंगे? देखिए, बात यहाँ पे जाति पाति का कर रहे हैं, लेकिन अभी को जीता जागता उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं। हम यादव समाजी से हैं, यादव जाति से हैं और हम जदयू के विधानसभा प्रभारी हैं। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, जात से मतलब नहीं रखते हैं।
लेकिन बात यहाँ करना है किस चीज़ का, अभी हम लोग का ग्राउंड लेवल पर जो विकास की मुद्दा है उसको बात करिए, ना कि अभी वोटिंग पड़ने वाला है, वोट की बात कर रहे हैं। जब परत खुलता है ना क्या जयप्रकाश जी, तो खुलते चला जाता है। हम लोग आए थे मतलब कि कोरोना के ऊपर चर्चा करने के लिए, लेकिन चर्च यहाँ पे क्या चला, चर्च चला विधायक जी के, विधायक जी का चर्चा चल रहा है कि विधायक जी 1.5 साल में कुछ नहीं किए, लेकिन तो उधर से जवाब आया कि 2 करोड़ रुपया चला गया कोरोना काल में। आई झूठों के जाकर के शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, जो पहले से किया हुआ है उसी को शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। आपका जब पैसा चल गया कोरोना काल में तो आप उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ से कर रहे हैं? बोलिए आप दे रहे हैं, अब भैया आप ही बोलिए इधर। अब ये बोल रहे हैं जात पात, तो जेडीयू के माननीय श्री हमारे नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं जाति जनगणना करवाने के लिए। हाँ, इसे तो पता चल जी कि क्या साहब कह रहा है, सिर्फ नीतीश कुमार जी नहीं केंद्र से नहीं आ रहा है, केंद्र ने नहीं कर रहा, राज्य के सभी पार्टियां कर रही हैं, राज्य के सभी पार्टियां कर रही हैं। एक चीज हम बोलेंगे, हाँ सब नहीं कर, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। और एक चीज बता रहे हैं आपको कि इस सरकार से हम लोग वाकई में खुश हैं, और हम चाहते हैं कि मेरा सरकार ऐसा ही रहे और आगे बढ़ते रहे, जैसे बढ़ रहे हैं वैसी बढ़ते रहे। कोविड आ गया भैया, ये कोई नेता और अथी ना छिड़ दल की जेडीयू आरजेडी सब ना छिड़ दल की ला कोरोना हो दे दिलियो, ये छिटल के ना है वैले है। अब कहा कोरोना तो ठीक है, तो आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, उसमें कोई कहना जा सकता है कि तो वैश्विक महामारी है। अब रुक जाइए, अभी यूपी में कोरोना नहीं है, बताइए। चुनाव सवाल यहाँ खड़ा होता है सर कि सवाल वहाँ उठता है। अरे रुको ना, अरे रुको ना भाई, रुको ना यार, रुको ना। वो सवाल उनको भाई साहब को जरा थोड़ा बुलाइए, उनको बुलाइए जरा। आखिरी वो बोल रहे हैं कि कोरोना तो वैश्विक महामारी है, वो किसी से कहने पे नहीं होता है, लेकिन हम उसको रोकना तो मेरा काम है ना। रोकेगा कौन? रोकेगा सरकार? रोकेगा कौन? हम थोड़ी रोकेंगे, हम सब मिल के रोकेंगे। उसके साथ सबसे बड़ा जिम्मेवारी होता है सरकार का। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार अब फलना चिल्ला, ये सब मुद्दा भटकाने का चीज़ है, ये सब चीज़ भूल जाना चाहिए अभी। लेकिन सबसे बड़ा बात है सर विकास कैसे हो। और भैया अभी सवाल उठाएं कि हमारे विधायक जी सब जगह रोड का उद्घाटन सिर्फ करते जा रहे हैं, शिलान्यास करते जा रहे हैं, रोड का काम नहीं, पैसा नहीं है। तो इनको भैया को पता होना चाहिए कि रोड है जो कि पिछले साल का है, जो कि पैसा चला गया, इस साल का पैसा नहीं चला गया है, समझे कि नहीं। और शिलान्यास जब वो विधायक का फंड है वो वापस आबे करेगा, ऐसा नहीं कि विधायक का फंड खत्म हो जाएगा। आखिरी सवाल और आखिरी अपना बात रखिएगा। इनका बाइकआउट कर रहे हैं। देखिए कोरोना 2019 में आया है, इनका विधायक 2020 में बने हैं और ये कह रहे हैं पिछला साल के है, यानी वो पहले से तय किया हुआ योजना है, उसको आप शिलान्यास करने जा रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं किए हैं अभी तक, कोई बड़ा काम इस्लामपुर के लिए नहीं किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका विधायक, हम सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे जो विधायक थे चंद्रसेन जी, उनको जनता बॉयकॉट कर दिया है। अब हम लोग का विधायक सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। जिस प्रखंड में अभी इस्लामपुर विधानसभा में वो मेरा भी है विधायक एमएलए, उनसे हम चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि बच्चों का भविष्य जो जा रहा है, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। अभी भाई साहब बोल रहे थे 2 इंजन की सरकार ना, इस्लामपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। आपका एमएलए, दूसरा में प्रमुख, तीसरा में अभी उपाध्यक्ष बने हैं जाकर के जिला में, इसलिए आपका सरकार ट्रिपल इंजन की है। ट्रिपल इंजन की सरकार में 5 साल में आप क्या करते हैं वो हम लोग देखना चाहते हैं। और हम लोग को चाहिए, विकास चाहिए। और पहले की बात रहा तो पहले यहाँ पे एनएम कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, हॉस्पिटल आप देखे हैं, बहुत पान अनुसंधान केंद्र यहाँ पे है। आप चौरसिया जी हैं, अब इस चीज़ को आपका न्यूज़ के माध्यम से हमको जानकारी हुआ। हम भी कुछ ज़्यादा घूमते नहीं हैं, हम आप ही के न्यूज़ के माध्यम से पान अनुसंधान केंद्र के बारे में जानकारी लिए। आप बहुत अच्छा से उसको बताएं। क्या आप खुद जानकारी दिए थे उस समय? पान अनुसंधान केंद्र जब इस्लामपुर में खुला तो क्या क्षेत्र के लोगों को किनका देन है? एमएलए जी के देन है, क्या कहते हैं, तो राज्य सरकार का देन, राज्य सरकार का देन है। तो यहाँ पे विकास की बात करिए, आप पिछला वाला योजना के शिलान्यास करिएगा, आप जा करके फोटो और नाम अपन डाल दीजिएगा, नया कुछ लाइए, तब हम लोग उस चीज़ को देखेंगे।
देखिए अभी यहाँ पे जयप्रकाश जी थे, पिंटू जी थे, सौरभ जी थे, दूसरे सौरभ जी थे, रंजीत जी थे और मोहित जी थे। इन सभी का कहना है कि कोरोना के नाम पे जिस प्रकार से स्कूल को बंद कर दिया जाता है, वहाँ पे किसी न किसी प्रकार का गाइडलाइन ला करके स्कूल को खोलना चाहिए, शिक्षण संस्थान को खोलना चाहिए। और दूसरा जो मेरा मुद्दा था कि जो अवैध वसूली किया जा रहा है प्रैक्टिकल के नाम पे और क्या बोलते हैं कि एडमिशन के नाम पे, वो भी टीसी के नाम पे वो बंद होना चाहिए। नहीं तो जो मतलब कि जो असहाय बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो भरण नहीं कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम यहाँ के जो मतलब कि दर्शक हैं उनसे हम आपको मुखातिब करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।